अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सोशल पल्स विद मी मुबीन शफात एंड ट्रक अली सरकार कदीर साहब। कैसे हैं कदीर साहब आप? सर बेहतरीन मूवी साहब, आप तुम सुनाओ ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो बड़े है मज़े का दिन है। आज तो सुबह से ही बड़े बम फूट रहे हैं। धमाके हो रहे ने सरकार, धमाके हो रहे ने। मतलब अच्छा, मैं ना मूवी साहब इस तरह ही कल एक जगह ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਵਟਐਵਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। 24/7 ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰੇਕਿंग न्यूज़। कदीर साहब, वो चाइनीज़ प्रोवर्ब है ना, मे यू लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। तो आजकल जेडे ਅਸੀਂ रह रहे हैं तो अब तो मैं थक गया उस इंटरेस्टिंग टाइम से, क्योंकि जब से मेरी पैदाइश हुई है तब से अब तक इंटरेस्टिंग टाइम्स खत्म ही नहीं हो रहे। नहीं सर, इंटरेस्टिंग टाइम नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਰਬ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ। हाँ जी, ਇਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਹੈ। ये नाजुक दौर है। वो नाजुक भी कदीर साहब, नाजुक कितनी दफा नाजुक हो गया कि नाजुक भी पक्का हो गया अब। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਖੈਰ ਸਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। हम जीत हम गए जीत गए 4-3 से जीत गए। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਨ ਤਕਰੀਬਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਥੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ 5-4 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। कदीर साहब, इधर जो होता है ना, जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो बेसिकली चीफ जस्टिस है। जो चीफ जस्टिस चाहते हैं वो हो जाता है। जिसको चाहे वो बेंच में डालें, जिसको चाहे ना डालें। कल भी बड़ा काजी फायज ईसा का बेंच उन्होंने तोड़ दिया। तो उसमें उन्होंने जो एक और बेंच की जो यहिया अफरीदी कर रहे थे, हेड कर रहे थे, उसको कैंसिल करके तो उन्होंने नकवी साहब को उसका हेड बना दिया। और जो इधर जो है उन्होंने काजी फाइसा के साथ यहिया साहब को भेज दिया, उनसे उनका हेड से निकाल कर काजी फाइसा के पास कर दिया। तो सीनियर जजेस जो हमारे, तारिक साहब का नाम भी शायद किसी ने सुना, नंबर 3 पे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पैसा अपने काजी फाइसा का नाम सुनते हैं मगर उनको कोई इंपॉर्टेंट जो है ना केस नहीं मिलता। हालांकि वो नेक्स्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज है और काफ़ी अर्सा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट के वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो उनको काफ़ी अर्सा रहेंगे, बट उनको कोई भी इंपॉर्टेंट केस नहीं जाता। मे भी उनको इतना वर्दी नहीं समझा जाता कि उनको ऐसे केस दिए जाए। और अब तो ये मज़े की बात है, एक आपको पहले प्रोवर्ब की बात हुई थी, वो कहते हैं कि जो कानून, जो इंसाफ है वो सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता नजर भी आना चाहिए। इधर तो ऐसा इंसाफ है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में बेंच बनता है तो उनको पता चलता है कि कौन से वाला इंसाफ हो। देखना सर, क्विक इंसाफ है। मतलब फैसला आने तो पहले ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ। ये तो वो की ना, वो लिफाफा देख के मजमून भांप लेते हाँ हैं, जी। वो वाला साहब है साडे। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है कदीर साहब, वो एक बॉलीवुड की मूवी बन गया है कि वो जिसमें जैसी वो बॉलीवुड की मूवी शुरू होती है ना, एंड पे जीत हीरो की होती है। जीत हीरो की होती तो है। इसी तरह जो है, अब इसमें भी कोई मिस्ट्री रह नहीं जाती, तो इस तरह थोड़ा मजा हमारा किरकिरा हो जाता है। मूवी तो साहब- थोड़ी सी तो एक्साइटमेंट और थोड़ी सी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दरवाजे ने, इसमें डायलॉग बड़े होते हैं कि जी कानून आके दरवाजा खटखटा रहा है, ये हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कहा। फिर जो हमारे एक और है मुनीब साहब, उन्होंने कहा टिक टॉक। कई लोग जैसे टिक टॉक को समझ रहे थे कि है टिक टॉक ऐप वाला, मगर वो टिक टिक घड़ी को उन्होंने टिक टॉक कर दिया। तो ऐसे बड़े मजे की चीजें आती हैं और एंटरटेनिंग भी होता है, मगर क्योंकि सबको एंडिंग पता होती है तो इतना ज्यादा मजा नहीं आता। मजा नहीं आता उस तरह, मजा रह नहीं गया है सारे मूवी से। वैसे आपस की गल है, नून लीग वाले इलैक्शन की डेट देनी है या नहीं देनी, क्यों नहीं क्लीयर करते? मैं देखो असल च यह सारा फसाद की जड़ जी ना, ये हुकूमत की वजह तो है। हुकूमत ने अगर इलैक्शन डिले करने ने, क्लीयर करे कि जी मैं ऐस आइन की ऐस शब्द के तहत जो दफा के तहत असीं चाह रहे हैं कि जी इलैक्शन थोड़े जे एक्सटेंड हो जाए। मतलब उन्होंने भी इस तरह वो हवा च रखा सारा सिलसिला। करवाने ने डेट दे दिन, नहीं करवाने 10 दिन कि जी असीं एदों करवावांगे। मतलब खुद एक लड़ाई की फिजा कायम की गवर्नमेंट जो बेसिकली है ना, ये नून लीग कम और कंफ्यूज लीग ज्यादा है। क्योंकि इस कंफ्यूज लीग को ये नहीं पता होता कि कौन सा है, कौन सा आपका फाइनेंस मिनिस्टर होगा, कौन सी पॉलिसी चलेगी। आया आपको पता है कि वो तो खैर, एक तो इमरान खान तो तोड़ के गए था IMF का मुआहदा खुद करके, मगर ये भी उसके बाद काफी देर उसको करते रहे कि जी अब पेट्रोल की प्राइसेस कब बढ़ानी है। और उसका नतीजा क्या हुआ कि फिर एकदम से आपको बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ गई। और फिर जब डार साहब आए, इन्होंने डॉलर की प्राइस पे बात की, तो काफी देर उन्होंने आर्टिफिशियली इसको पैग रखा, मगर फिर एंड के ऊपर वो कहाँ का कहाँ चला गया। तो इसी तरह ये जो एक कंफ्यूजन का शिकार है, इसी तरह इधर भी बयानिया ये फ़र्क है। एक मरियम का बयानिया है, एक शबाज शरीफ का बयानिया है। अब जब इन्होंने काजी फायज़ ईसा और जस्टिस तारिक ने
राइटली जब नए जजेस की अपॉइंटमेंट थी सुप्रीम कोर्ट में उसको अपोज किया था। Exactly. और उसके बाद एक नादर मौका था इनके पास कि अब रूल ऑफ लॉ को जो है वो आगे प्रमोट करें। मगर उधर नून लीग जाके चीफ जस्टिस की झोली में वोट डाल दिए और अब ये भुगत रहे। ਤੇ ਸਰ ਭੁਗਤਣ ਨਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਢਿੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਭੁਗਤੇਗੀ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਵਾਈਜ਼ਲੀ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਹਸਨ ਲੁਗਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਰਾਜਨਪੁਰ ਵਾਲਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਠੀਕ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਖਾਈ ਜਾਓ ਮਾਰ। कदीर साहब हुकूमत में भी मार खाओ, अपोजिशन में भी मार खाओ। बड़े अच्छे लोग हैं ये। इन्होंने ना हजरत ईसा का वो एक जो कहते हैं ना कि हजरत ईसा कहते हैं अगर आपको भी एक तरफ मुंह पे थप्पड़ मारे तो दूसरी गाल आगे कर दो। तो मेरा ख्याल है इन लोगों ने ना इस चीज़ का इंजॉय करते हैं इस तरह करना। तो बहरहाल कदीर साहब इसका सबका नतीजा का नहीं कर रहा है। इस सब का नतीजा नहीं कर रहा कि आईएमएफ से डील भी नहीं हो रही, क्योंकि अब आईएमएफ से गवर्नमेंट ने कहा है कि वो अपनी गोल्ड पोस्ट जो है वो मूव करते जा रहे हैं। क्योंकि वो कभी कहते हैं बिजली महंगी करो, फिर जब वो महंगी कर देते हैं वो कहते हैं कि जब इसके पैसे आएंगे तो हम उसके मुतालिक सोचेंगे। इसी तरह वो गवर्नमेंट को अपनी एक रिक्वायरमेंट बताते हैं, बाद में रिक्वायरमेंट बदल देते हैं। तो इस वक्त आईएमएफ से डील नहीं हो रही, जिसके नतीजे में आप 4-5 रुपये डॉलर फिर इंक्रीज़ कर गया, स्टॉक मार्केट गिर गई है। और आज 1965 से इस मुल्क में वो महंगाई का शरह जो है उसका स्टैटिस्टिक्स रिलीज़ करते हैं। तो अभी जो आज के दिन में महंगाई हुई है वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई थी। ਮਤਲਬ 65 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇ ਦੈਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਕਿ ਜੀ ਜੰਗ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਸਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੋ ਗਿਆ। यानी कि उसके तब से रिकॉर्ड शुरू कर रहे थे रखने शुरू किए थे। सो आज तक इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी अब महंगाई हो गई है। और इधर ना सुप्रीम कोर्ट के कुछ पता है कि क्या कर रही है, ना गवर्नमेंट को पता है वो क्या कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक अपनी लड़ाई चल रही है, गवर्नमेंट का एक अपना कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या कर रहे हैं। हर मुल्क में कन्फ्यूजन फैली हुई है और जो अवाम है वो पिस रहे। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਸਿਵਾਏ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ करना है ਤੇ ਕਿਉਂ करना है। ਕੀ ख्याल है? तो कदीर साहब इधर ये आप देखें ना इन लोगों का जो है हम क्या क्या लड़ रहे हैं कि जी किसने इलेक्शन करने किसने नहीं। अरबों रुपए इलेक्शन पर लगे हैं। अगर ये अब एक दफ़ा सूबाई असेंबली को इलेक्शन करते हैं तो कह रहे 30 अरब रुपए मांगे हैं ईसीपी ने। मगर जब अब ये करेंगे कौमी असेंबलीज के इलेक्शन तो फिर अरबों रुपए फिर दोबारा खर्च होएंगे। सो इधर जो हाल ये है कि लोग रोटियों के लाले पड़े हुए हैं और इधर जो हमारी रूलिंग एलीट है इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, इंक्लूडिंग हमारी गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग ऑपोजिशन, जिस तरह खान साहब ने भी बगैर सोचे समझे असेंबलियाँ तोड़ दी। अब जिस तरह वो फेडरल जो आपकी नेशनल असेंबली उसमें कह रहे हैं हमने वापस आना है, मगर जब उस वक्त असेंबलियाँ तोड़ी आपकी अपनी हुकूमत थी तो दोबारा भी इलेक्शन होंगे तो आपकी हुकूमत ही आएगी। तो वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ बेसिकली इंतशार फैलाना चाह रहे हैं कि ताकि इस चक्कर के अंदर नेशनल असेंबली के भी इलेक्शन हो जाए। और अगस्त में हमारे जो चीफ जस्टिस हैं इज्जत माब जनाब बंदयाल साहब, तो इन्होंने अगस्त में रिटायर हो जाना है। तो अब किसी ना किसी तरह से सेटअप की एक कोशिश होगी तरीके इंसाफ की कि वो अगस्त से पहले इलेक्शन करा ले। सो बंदा भला पूछे अगर आपकी हुकूमत है और बड़ी तगड़ी हुकूमत थी इनकी, इवन आप केपी में देखें इनकी तगड़ी हुकूमत, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने कराई थी पंजाब में जिसमें इन्होंने मुनर्रिफ अरकान के वोट नहीं काउंट किए थे, मगर इमरान खान ने तोड़ दी। केपी में तो बहुत ही ज्यादा मेजोरिटी थी, तो अब क्या होएगा, अब दोबारा ज्यादा से ज्यादा पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाएगी तो फर्क क्या पड़ा। तो फर्क तो यही पड़ा कि इलेक्शन इकट्ठे होंगे, मगर इसमें नुकसान क्या, 30 अरब रुपए सिर्फ इन 2 असेंबलियों के इलेक्शन में लगेंगे। अगर ये नेशनल असेंबली के साथ होते तो सारे इलेक्शन बैक वक्त होने थे तो खर्चा फिर ऑफकोर्स स्प्लिट हो जाना था, मगर अब 2 दफा खर्चा आएगा। ਇੱਕ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਚ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਪੀਸੀਬੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ पैसे इलेक्शन ਦੇ हुकूमत ने देने ने। सिक्योरिटी पे लगते हैं 30-40 करोड़ रुपया लग रहा है हुकूमत का, मगर जिस तरह सर खर्चा होता है ना, जो हमारे आपको याद है एक रईस आनी साहब हमारे सीएम होते थे बलूचिस्तान जी के, जी बिल्कुल, तो वो कहते थे कि डिग्री तो डिग्री होती है, चाहे असली हो तो जाली हो। तो इस तरह वो जज साहब समझेंगे खर्चा तो खर्चा होता है, 50 करोड़ हो चाहे 30 अरब हो, और तो इन्होंने की जेब च जाना है।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਹਿਰੀਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਗਈ है जेल भरो जेल भरो, हाँ जी, वो बल्कि मेरा ख्याल है जेलें भर गई हैं, ऐसा सुनो कि यार जेल भरो, जेलें भर गई हैं तो मुअत्तल कर दो फिलहाल। कदीर साहब वो जो है वलीद इकबाल, हाँ उनकी जो जी। वालदा है, उनके बड़े मजे के बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा मेरा तो बेटी की जमानत ही नहीं देनी है, कर क्या रहा है, लीडर तो उसका जेल जा नहीं रहा, तो इसने क्यों दी है। आज भी उन्होंने एक बयान आया बड़ा, उन्होंने कहते जी आप तो खुद जाके वैन में बैठे हैं और फिर उसके बाद हाई कोर्ट में चले जाते हैं, है किस तरह होता है। उन्होंने कहा कि जी ये अपना इनको लाहौर से बाहर मूव कर सकते, जितने मर्जी करन मूव, उन्होंने डिस्क्रिप्शन चली गई। तो कदीर साहब बड़ा मुश्किल है, बल्कि मैं अभी जो शाह महमूद कुरैशी उनके बेटे का बयान देख रहा था, बेटा और बेटी थे, तो वो कह रहे थे हम बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि जब इन्होंने कोट लखपत में हमारे बाप को रखा तो उधर कॉकरोच थे और उधर चूंटियाँ थी और उधर चूहे थे, तो वो कहते कि जी क्या किस हालात में आपने इनको जेल में रखा हुआ है। वैसे सर मेरी ज़ाती राय सारे सियासतदानों ਨੂੰ जेल 'ਚ ਢਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰਨ ਤਾਂ आप भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं, आप सिर्फ सियासतदानों में रहते हैं, इस मुल्क में बड़े बड़े लोगों के और भी कसूर, और भी बड़े लोगों को जेल में होना चाहिए। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਜਾਂ ਸੌਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ। कदीर साहब वो बल्कि आपके फेवरेट साकिब निसार साहब, वो तो आप तो ये शिकायत करें, साकिब निसार साहब जाते थे जेलों में जाके बर्तन फेंकते थे, तो आप फिर ऐसी ਬਰਤਨ ਧੁੱਪੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਦੀ ਸੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੈਂਚ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। इसी तरह बल्कि मैं देख रहा था कि बड़े बड़े कई साल पुराने मुकदमे पड़े हुए हैं, मगर कई ऐसी पिटीशन आती है, जैसी आती है लग जाती है, कोई तरीका है वज़ाकार नहीं, और जजेस का कोड ऑफ कॉन्डक्ट है वो भी किसी ने नहीं पढ़ा, जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी वेबसाइट पे है। कोई मैकेनिज्म नहीं है कि किस तरह कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि मुकदमे किस तरह लगने हैं, किस तरह ही लगने हैं। और ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो हर एक को, जिसने ईसीपी को कहा कि आपका रिटर्न ऑर्डर कहाँ है सीसीपीओ की जो आपने ट्रांसफर का किया था, मगर आज देखें कि जिस तरह उन्होंने काजी फैसल का बैंक तोड़ दिया, तो काजी फैसल ने रजिस्ट्रार को बुलाया, हाँ जी कहाँ है, तो कोई फाइल नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। तो वो जब आप दूसरों को बात करते हैं तो पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करें, ताकि पता चले कि जी आप कितने असूलों के पाबंद हैं और कितना आप कानून के पाबंद हैं। आपका हाउस कंप्लीट नहीं, सुप्रीम कोर्ट में 2 असामियां खाली हैं, तो आप दूसरे इदारों को कैसे कह सकते हैं कि वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे। या तो हो ना कि आपके मुकदमे ही ना हो तो आपको जज नहीं चाहिए, तो इधर 2 आपके 50,000 से ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, और आप जौन से हैं 2 जजेस लगाते नहीं। ਹਾਊਸ ਇਨ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2-3 ਮਰਤਬਾ ਦੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मतलब ਇਹ ज्यादती है भी कदम। तो कदीर साहब वो अब देखें, जब यहिया अफरीदी साहब इतने ऐसे असूलों पे डटे रहेंगे और वो हम ख्याल ही नहीं करेंगे, तो फिर बेचारे क्या करें, मजबूरी। वैसे ना ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਖਲੋਏਗਾ ਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਖਲੋਂਦੇ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਰੰਟੀਅਰ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, पंजाबी पता नहीं। हाँ जी, वो खैर ये कभी ना कभी तो हालात बदलेंगे। सो कदीर साहब जो है, अब हम अगर IMF की डील पर आ जाए और यह प्रोग्राम भी थोड़ा लंबा होता जा रहा है, तो अब जौन सा इसको पाकिस्तान के लिए इसको बड़ी इम्पोर्ट्स इन्होंने कर्व की हुई हैं कि ये अब जो उस तरह कंटेनर पड़े हुए हैं बहुत सारे, हम समझते हैं सारे पोर्ट्स के ऊपर, तो उससे वो कंटेनर्स को नहीं रिलीज कर रहे, क्योंकि LCs नहीं खुल रही। क्यों नहीं खुल रही? क्योंकि वहाँ पैसे नहीं, जो थोड़े बहुत पैसे आते हैं उससे ये कोई कर्जे तो उतारने होते हैं या फ्यूल इंपोर्ट करना होता है, इसेंशियल्स दवाइयाँ थोड़ी बहुत, वो भी पूरी नहीं, और उसके बाद कुछ खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। तो एक बड़ा क्रिटिकल होता जा रहा है, और इसमें अब ट्रांसपेरेंसी एक चाहिए कि जी आया इसका क्या होगा, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस शेक हुआ, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं क्योंकि रॉ मटीरियल नहीं आ रहा। रॉ मटीरियल आएगा तो कुछ होगा, तो पाकिस्तान बड़े क्रिटिकल एक सिचुएशन के अंदर इसको फंसा हुआ है। सर चाहिए ना सारे ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਰਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਿਬਲੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ 1.5 ਇੰਚ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਧਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। इसी तरह जी, क्योंकि अगर इसी तरह हालात रहे तो हमारी ना सिर्फ महंगाई होती जाएगी, बल्कि आगे जाके क्रिटिकल चीज़ों की भी बड़ी कमी हो जाएगी, और लोगों के जॉब लॉसेस हो रहे हैं, फैक्ट्रीज ही चलेंगी तो नौकरियां जाएंगी, तो एक ये विशियस सर्कल बन जाएगा जिससे निकलना बहुत मुश्किल होगा। बहरान बड़े से बड़ा होता जा रहा है, और अब आई डोंट नो इसका एंड क्या है,
तो कदीर साहब इसी के साथ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਟ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ मांगेंगे पैसे। ਸਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ हाँ जी बिल्कुल। ਜੇ ਆਈਐਮਐਫ ਇਹਨੇ ਤਰਲੇ ਨੱਕ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਕਢਵਾਤੀਆਂ ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਸਰਕਾਰ और फिर भी नहीं मान रहे। ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਬਸ कि मामला तो कुछ इसी बेहतरी वाली तरह IMF पे जो हमें कर्जा मिलता है कदीर साहब, उसकी जो शरह मुनाफा होती है, सूद जो हम देते हैं वो बहुत कम होता कम होता है। है। जबकि अब जो इसका अभी चाइनीज ने $700 मिलियन उनके एक बैंक ने दिया, अभी $1.5 बिलियन ये मजीद इनको चंद दिन में मिलने वाला चाइनीज बैंक से। मगर जो बैंक जो कर्जा देते हैं प्योर कमर्शियल एक ऑर्गेनाइजेशन होती है और वो कमर्शियल टर्म्स पे आपको कर्जा देती है। तो अब यानी कि अब इन्हें कर्जा मिल भी जाएगा तो वो उसको सूद समेत वापस करना है और ये बड़ा क्रिटिकल होता जाएगा। तो अब कदीर साहब हम बार बार अपने हर प्रोग्राम में ये कहते हैं कि जी जो हमारे जो आप कह रहे हैं पावरफुल लोग हैं, पावरफुल एलीट है, जिसमें जुडिशरी भी शामिल है, आर्मी भी शामिल है, पॉलिटिशियंस भी शामिल है, गवर्नमेंट भी शामिल है, अपोजिशन भी शामिल है, ये अवाम पे रहम करें। ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਛੁਪੇ ਨੇ। हाँ जी। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ। हाँ जी। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਮਲਾ ਜਿੰਨੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। बिल्कुल। तो पूरे सबको जौन सा है इस क्योंकि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं जो इस मुल्क की आपको पता है फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन है, मैं एक फिगर पढ़ रहा था कि हम हर साल सिर्फ 5 लाख लोग को हम जो आप कहते हैं कि उनको ट्रेन करते हैं कि ताकि वो कोई प्रोडक्टिविटी कर सकें, जैसे सर्विस इंडस्ट्री में चले जाएं, प्रोडक्शन में चले जाएं, जबकि हमें 8 करोड़ लोगों की ट्रेन करने की जरूरत है। तो अगर आप 5 लाख ही करें तो उसे डिवाइड करें 8 करोड़ से कितने साल लगेंगे इनको करने में। सो वो इस मुल्क के जो ये लोग हैं ये अपनी आपस की जो ये इन्होंने तबाह किया माजी मुल्क को, इसको छोड़े और कोई पॉलिसीज बनाए, कोई डायरेक्शन सेट करें और जुल्म कर रहे हैं लोग आवाम के ऊपर। ਰਿਫਾਰਮਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਰ, ਖੌਫਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਈ, ਮਾਸਿਸ ਲਈ ਵੀ, ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਲਈ ਵੀ, ਆਵਾਮ ਲਈ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ अल्लाह ताला साढ़े हाल ते रहम करे। इसी उम्मीद के साथ जो नाउमीदी ही लगती है मगर वो क्या व्यवस्था रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो इसी थॉट के साथ आपसे इजाज़त मांगते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।